प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? एक तो हुआ था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो हम लोग आंसर करेंगे 23 जून 1757 को। दूसरा प्रश्न आता है पलासी के युद्ध में, पलासी जो क्षेत्र है ये किस राज्य के अंदर है? पलासी बंगाल के क्षेत्र में है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 किसके किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाया था वो मीर जाफर ने निभाया था। इसी मीर जाफर के गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी, है ना। सबसे बड़ी भूमिका किनका था? मीर जाफर का। मीर जाफर की गद्दारी के कारण ही सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव इसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर भी बने थे। यहाँ से भी प्रश्न आता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और ये तो हो गया पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को। उसके बाद होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अगर प्रश्न पूछा जाए बक्सर का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व किया था। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं जिसमें कि जीके जीएस पूछा जाता है, उसमें सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण अध्याय, महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां से प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए मिलता है, वो चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निश्चित रूप से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलता ही मिलता है, चाहे डायरेक्ट प्रश्न हो चाहे इनडायरेक्ट प्रश्न हो, वहां से निश्चित रूप से प्रश्न बनता है। उसी क्रम में आज हम लोग कांग्रेस की स्थापना, उसका उद्देश्य, पूरा डिटेल यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। 1885 से लेकर जो आगे बढ़ेंगे, 1885 के पहले का जो पृष्ठभूमि है उसको भी देखेंगे। तो उसके पहले हम लोगों को पता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है। और जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के एशिया के पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए एक अधिकार भी दिया गया था, 15 वर्षों का, कि व्यापार करने के लिए। और वो आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कर दिया क्या? शासन स्थापित। व्यापार के साथ साथ में यहाँ पर वो क्या करने लगे? अंग्रेज सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करना शुरू कर दिए। इसी शासन के क्रम में उन्होंने 2 प्रसिद्ध युद्ध लड़े। एक तो पहला ही हम लोगों को मालूम है, 1757 ईस्वी में जो होता है पलासी का युद्ध। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है और इस पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर देता है। और जैसे सिराजुद्दौला पराजित होता है तो इस बंगाल के एरिया में पूरी तरह से शासन व्यवस्था स्थापित कर देता है रॉबर्ट क्लाइव, यानी अंग्रेज ब्रिटिश सरकार। और इसी के बाद तुरंत, है ना, कुछ दिन बाद एक प्रसिद्ध युद्ध होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। और जैसे बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो बंगाल तो पहले से वहां पर अपनी वैश्विक शासन स्थापित कर ही चुका था। जैसे बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो बंगाल के साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, है ना, उत्तर प्रदेश, ये सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है ब्रिटिश सरकार, है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे चलेगा 1947 तक। ये कौन सा पार्ट आएगा? ये आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। ये हिस्ट्री में भी आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी आएगा। हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, इसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य रूप से जो चरण होंगे वो 3 चरण होंगे। कितना? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसी को हम लोग बोलेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके कितने चरण होंगे? 3 चरण। तो देखो इसके 3 चरण कौन कौन से होंगे। सबसे पहला जो होगा वो होगा, हम लोग इसको बोलेंगे प्रथम चरण को उदारवादी चरण। प्रथम चरण बोलिए या उदारवादी चरण बोलिए, उदारवादी चरण। इसमें जो टाइम पीरियड है मुख्य रूप से ये आएगा 1885 से लेके बंगाल विभाजन का जो टाइम पीरियड है वो आएगा किसमें? प्रथम चरण में, यानी उदारवादी चरण में। दूसरा जो आएगा द्वितीय चरण, है ना, द्वितीय चरण जो है ये
आएगा आप लोगों के लिए, इसको हम लोग बोलेंगे उग्रवादी चरण। इसको क्या बोलेंगे? उग्रवादी। यहाँ पर नरम दल के जितने भी नेता होंगे थोड़ा शांत होंगे, और उग्रवादी दल के जो नेता, गरम दल के नेता होंगे, उनका ये मानना होगा। नरम दल के जितने भी नेता थे, अगर सरकार से कुछ मांगना होता था तो वो प्रार्थना पत्र भेजते थे, याचना पत्र भेजते थे, एप्लीकेशन भेजते थे आज के डेट में अगर बोले। वहीं पर गरम दल के नेता जो थे, अगर उनको कुछ मांगना होता था तो वो प्रार्थना पत्र नहीं भेजते थे, वो आवाज भेजते थे, अपनी जंग भेजते थे, है ना। तो वही हुआ क्या, गरम दल के नेता, उसको बोले हम लोग उग्रवादी। तो उग्रवादी चरण की बात करें तो ये जो आएगा हम लोगों के लिए 1905 से आएगा 1920 ईस्वी तक। कहीं कहीं पर द्वितीय चरण को 15 भी देखते हैं। जैसे गांधी जी का आगमन होता है, मुख्य रूप से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं 9 जनवरी 1915 को। और जैसे 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं तो तुरंत उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं होते। सबसे पहले तो गांधी जी पूरे भारत का दर्शन करते हैं। पूरे भारत का जो दर्शन किए थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उस गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को कहा कि आप अभी तुरंत आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, अभी पूरे भारत के बारे में आप नहीं जानते, तो सबसे पहले आप पूरे भारत का दर्शन कीजिए, और इस दर्शन करने के क्रम में अपना आंख और अपना मुंह बंद रखिएगा, बाद बाकी कान खुला रखिएगा। जैसे गांधी जी पूरे भारत का दर्शन किया तो उनको पता लग गया कि यहाँ पर अंग्रेज सरकार यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है ना। इसी क्रम में उसके बाद वो 1916 में जो बनारस में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था, उसमें शामिल हुए। फिर वहीं पर उनको राजकुमार शुक्ल, बिहार के जो चंपारण के एक प्रसिद्ध किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, वो मिलते हैं। तो उनको गांधी जी को बिहार आने का वो न्योता देते हैं। गांधी जी ने इस न्योता को स्वीकार करके 1917 में गांधी जी चंपारण आते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते। ये सारे जितने भी सत्याग्रह हुए, चंपारण सत्याग्रह या खेड़ा सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो गया, ये सारे सत्याग्रह, ये सारे आंदोलन जो थे वो क्षेत्रीय आंदोलन थे। गांधी जी की बड़ी भूमिका होती है 1920 में, जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करते, भारत में पहला जन आंदोलन, यहीं से गांधी जी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका मानी जाती है। इसलिए 1920 के उसके जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, है ना। तीसरा चरण जो होगा, तीसरा चरण में गांधी युग के चरण के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हो गया द्वितीय चरण उग्रवादी, जो 1905 से लेकर 1920 तक पढ़ेंगे। और तृतीय जो चरण होगा, तृतीय चरण में ये तृतीय चरण जो है, तृतीय चरण जो आएगा 1920 से लेके 1947 तक, और इसी चरण को, तृतीय चरण को ही बोलेंगे गांधी युग। क्या बोलेंगे? गांधी युग, गांधी युग, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे बहुत आसानी से। और इसके अगर पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, ये क्या लिखा है? इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके पृष्ठभूमि की बात करें, थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम लोगों को समझना जरूरी है। पृष्ठभूमि जो होगा इसके बारे में समझिए। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा 1599 में एक कंपनी का गठन होता है, कंपनी का गठन होता है, और इस कंपनी का नाम है, लंदन की एक कंपनी। कहाँ की कंपनी है? लंदन का। इस कंपनी का नाम है, जरूर ध्यान रखिएगा, कंपनी का नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन, है ना, लंदन ट्रेडिंग इनटू द ट्रेडिंग मतलब हुआ व्यापार, इन टू द ईस्ट इंडीज। ये एक कंपनी है, ध्यान रखना है। इस कंपनी का नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये जो है वही ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी कंपनी का नाम 1833 में चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है? चार्टर एक्ट। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा इस कंपनी का नाम बदल के कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां प्रश्न ये बनेगा, ईस्ट इंडिया
कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, है ना। इसी को पहले इस नाम से जाना जाता था। इसी का नाम बदला गया 1833 में एक चार्टर एक्ट अंग्रेज सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया और इसी चार्टर एक्ट के द्वारा इस कंपनी का नाम बदल के क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो ये गठन कब हुआ था? ये इस कंपनी का गठन हुआ था 1599 ईस्वी में और ये जो है 31 दिसंबर 1600 को, ये जो कंपनी है, ये कंपनी ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने, है ना, इंग्लैंड की महारानी जिसका नाम था एलिजाबेथ महारानी, और इसका नाम क्या है? एलिजाबेथ, ध्यान रखिएगा, एलिजाबेथ। इस एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापार का अधिकार दिया गया। 15 वर्ष, कितने वर्षों के? पूर्वी देशों 15 वर्षों के व्यापार का अधिकार देकर भेजा, वहां से व्यापार करने का अधिकार देकर वहां से भेजा। तो इस तरह से यहाँ सीधा आप लोगों के लिए प्रश्न पूछा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? 31 दिसंबर 1600 को। लेकिन जब 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं था। उस समय जो नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, है ना, यही था। और इसी कंपनी को नाम बदल के बाद में 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा नाम बदल के कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ये कंपनी भारत आया था, इसका गठन 1599 में हुआ था और कहां पर? लंदन। और इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों का व्यापार करने का अधिकार दिया? 15 वर्षों का व्यापार करने का अधिकार दिया। लेकिन वो तो व्यापार करने का अधिकार दिया, वो यहाँ पर आकर के धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया? शासन स्थापित करना शुरू कर दिया और एक दिन पूरी तरह से भारत में शासन स्थापित कर दिया इसी ब्रिटिश सरकार ने, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया वो 31 दिसंबर 1600। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, यही प्रश्न पूछा भी जाता है ना। ठीक, इतना इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, है ना, और इस एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार देकर व्यापार करने के लिए भेजा पूर्वी देशों के साथ। और वो तो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर के 2 प्रसिद्ध युद्ध होता है भारत में। एक युद्ध जो होता है, 2 प्रसिद्ध युद्ध, ध्यान रखिएगा। पहला जो होता है प्लासी का युद्ध, है ना, प्लासी का युद्ध के बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे, ज्यादा इस पर नहीं जाएंगे। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को। और ये प्लासी का युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और दूसरी तरफ में रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरी तरफ में सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और रॉबर्ट क्लाइव जीता था, है ना। और इसी युद्ध के बाद ये जो ऐसा युद्ध चल रहा था, तो ये कब की बात है? ये बात है 1757 में। देखिए आप लोग, इस तरह का अभी सोशल मीडिया है, जिस तरह का मनोरंजन के साधन है, उस समय ऐसा कुछ था क्या? नहीं था। वही लड़ाई होता था, मुर्गी दौड़ाता था, है ना, पासा खेलता था, ये सारा जो खेल था ना, उनके लिए मनोरंजन का साधन था। और जब ये युद्ध हो रहा था, प्लासी का युद्ध, तो बंगाल के लोग जो है ना, युद्ध में बैठ करके मजा ले रहे थे और ताली बजा रहे थे जब ये रॉबर्ट क्लाइव जीत रहा था। उनको ये भी पता नहीं था, यही रॉबर्ट क्लाइव, यही अंग्रेज सरकार एक दिन आकर के जिसके लिए हम हंस रहे हैं, वही आकर के एक दिन मेरे ऊपर शासन करेगा। उनको ये जानकारी नहीं था। ये बाद की बात है, तो ध्यान रखिएगा। प्लासी का जो युद्ध हुआ, ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। और ये सिराजुद्दौला जो सिराजुद्दौला थे, ये बंगाल के तत्कालीन नवाब थे, है ना, बंगाल का ये नवाब था। और इस युद्ध में जैसे सिराजुद्दौला की हार होती है, रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, तो इस तरह से अब बंगाल पर शासन स्थापित कर लिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल पर शासन ये डायरेक्ट तो नहीं किए थे, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में बंगाल पर शासन स्थापित कर लिए। बंगाल पर व्यापार करने का पूरी तरह से फ्री अधिकार हो गया। ये हुआ। उसके बाद इसी के कुछ दिन बाद एक प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसका नाम है बक्सर का युद्ध, है ना, बक्सर का युद्ध।
और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और इस बक्सर के युद्ध को भी जीता था ब्रिटिश सरकार ने, यानी अंग्रेजों ने। और अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व जो कर रहे थे हेक्टर मुनरो ने। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, और अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो ने। और इस बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजी सेनाओं की जीत होती है ना। और बक्सर का युद्ध जो समाप्त होता है, वो युद्ध समाप्त होता है इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेज को, यानी ब्रिटिश शासन को, भारत के अंदर में बंगाल पहले से अधिकार था ही, बंगाल के साथ में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरे के पूरे क्षेत्र पर व्यापारिक अधिकार यानी औपनिवेशिक शासन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने कर दिया था। इस युद्ध के बाद 2 ही प्रमुख युद्ध था उनके लिए। एक था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जैसे जीता तो बंगाल पर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था स्थापित किया। दूसरा युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व जो कर रहे थे हेक्टर मुनरो ने। और इस युद्ध में जैसे बक्सर की युद्ध में जीत होती है, एक संधि होती है जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल के साथ साथ में बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये पूरे के पूरे क्षेत्र पर शासन व्यवस्था, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 ही युद्ध उनके लिए निर्णायक हुआ। एक तो हुआ पलासी का युद्ध और दूसरा हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर युद्ध में जैसे जीता ब्रिटिश सरकार, पूरी तरह से औपनिवेशिक शासन व्यवस्था भारत में स्थापित कर दिया था, है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और 1757 में बंगाल के अंदर में, है ना, इसको औपनिवेशिक, इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद पूरी तरह से औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापित कर दिया। औपनिवेशिक क्या होता है? उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश होता है कि आप किसी के घर में जाकर का शासन कर रहे हैं, है ना, आप किसी के लिए नियम बना रहे हैं, आप किसी के लिए रूल बना रहे हैं, तो वो हुआ एक तरह से औपनिवेशिक। और उस क्रम में जिनके लिए रूल बनाया जाता है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता है। उसी तरह से हुआ भारत में जब शासन व्यवस्था, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था हुआ, तो उनके लिए कई प्रतिक्रियाएं भी हुई। प्रतिक्रियाएं में कई विद्रोह भी हुए, सैनिक विद्रोह हुए, जिसमें जनजातीय विद्रोह हुए, राजनीतिक विद्रोह हुए। उसमें सबसे बड़ा अगर कोई विद्रोह था तो 1857 का विद्रोह। ये पहले 100 वर्षों में सबसे बड़ा अगर कोई विद्रोह हुआ तो वो 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को में लगने लगा अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, कि किस तरह का यहाँ पर विद्रोह हो सकता है। तो उसने अपने शासन व्यवस्था में बदलाव भी किया था, है ना। तो इतना आप लोग थोड़ा देख लीजिए। प्रतिक्रिया में 100 वर्षों में आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसा कि अभी हम लोग देखे पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध जो हुआ 23 जून 1757 को, और इस पलासी के युद्ध में के बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी तरफ में एक युद्ध हुआ जो बड़ा युद्ध था, बक्सर का युद्ध 1764 में। और इसी के बाद से भारत में पूरी तरह से औपनिवेशिक शासन व्यवस्था स्थापित हो गया अंग्रेज सरकार का, ब्रिटिश सरकार का। ऐसा माना जाता है 1757 में, 1757 से लेके 1857 ईस्वी तक, है ना, 1857, ये प्रथम 100 वर्षों में पूरी तरह से भारत पर स्थापित कर दिया अपनी शासन व्यवस्था, पूरी तरह से भारत पर। ये 100 वर्षों में इस तरह की कई विद्रोह भी हुए, कई आंदोलन भी हुए अंग्रेज सरकार के खिलाफ। लेकिन 1857 ईस्वी में जो एक विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। कौन सा विद्रोह? सिपाही विद्रोह। 1857 का सिपाही विद्रोह। इस सिपाही विद्रोह को, सिपाही विद्रोह हालांकि सिपाही विद्रोह सफल नहीं हो पाया। सिपाही विद्रोह 1857 का सिपाही विद्रोह, 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, ये सफल नहीं हो पाया। इसके कई रीजन रहे, अलग अलग बात है, ध्यान रखना है कि ये भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार को के अंदर में डर भी पैदा कर दिया कि इस तरह का दूसरा कहीं आंदोलन हुआ तो फिर खैर नहीं है। तो 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद जो है अंग्रेज सरकार ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर शासन करने की जो व्यवस्था है उसको भी बदल दिया था। अभी तक में कंपनी रूल हुआ करता था, और इसके बाद से यहाँ पर जो शुरू होता है 1858 में क्राउन रूल शुरू होता है ना। क्राउन रूल शुरू होता है तो इस तरह से कंपनी की व्यवस्था समाप्त होती है, उसके स्थान पे क्राउन रूल आता है। इसी 100 वर्षों में, है ना, इसी 100 वर्षों में भारत में अंग्रेज सरकार तो आए थे, वो मुख्य रूप से तो वो अंग्रेजी जानते थे। और यहाँ जो था
जो क्षेत्रीय थे, राजा थे, वो क्षेत्रीय, केवल क्षेत्रीय ही उनको था जानकारी, बाकी वो राष्ट्रीय लेवल पे, देश लेवल पे वो कुछ नहीं जानते थे। अगर मान लीजिए अभी हम बात कर लें इंग्लिश को, अगर अंग्रेजी को हटा दिया जाए, आज की बात करते हैं, अंग्रेजी को हटा दिया जाए, हम और आप हिंदी जानते हैं और आप चले जाइए तमिलनाडु, तो वहां के लैंग्वेज आप नहीं पकड़ पाइएगा, आप क्या बोल रहे हैं उनको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसी चीजों के बदलाव के लिए उन्होंने कम्युनिकेशन यानी जोड़ने की व्यवस्था लाया, और अंग्रेज सरकार के द्वारा 1845 ईस्वी में भाषा का जो माध्यम, शिक्षा का जो मुख्य भाषा हुआ करेगा वो अंग्रेजी भाषा लाया था 1835 में, ताकि कम्युनिकेट कर सके अच्छे से, है ना। अंग्रेज सरकार के लिए 1835 में अंग्रेजी की भाषा का माध्यम लाया गया था, ताकि कोई व्यक्ति, अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो अगले क्षेत्र में भी कम से कम एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से उनके लैंग्वेज को आप पकड़ सकते हो, वो भाषा है अंग्रेजी भाषा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 1835 में क्या हुआ था, 1835 में अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया गया, अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया, अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया गया, माध्यम बनाया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, बनाया गया। लॉर्ड मैकाले आयोग की गठन किया गया था, इसी लॉर्ड मैकाले आयोग के पर भारत में अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया गया था, ताकि कम्युनिकेट करने में आसानी हो। अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र के पूर्वी बिहार से है, कोई दक्षिणी बिहार में जाकर के, सॉरी, कोई उत्तरी भारत का है, दक्षिणी भारत में जाकर के बात करना चाहता है, तो कम से कम एक भाषा तो उनके पास है, उनके कम्युनिकेट करने का, जुड़ने का, तो वो है अंग्रेजी। ये चीज किया ताकि अंग्रेज सरकार भी, अंग्रेज लोग भी भारत के लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने भाषा का माध्यम बनाया क्या, अंग्रेजी। और दूसरा जो उन्होंने बड़ा काम किया 1853 में, कब, 1853 में रेल चलवाया, है ना, रेल चलाई। रेल जो चला था भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को, कहां से, मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी, और दूरी था 34 किलोमीटर। और ये जो भारत में रेल चलाने का श्रेय जाता है पहली बार, वो जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किसको, लॉर्ड डलहौजी। इसी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, है ना, कितना दूरी, 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। तो इस तरह से अब क्या होगा, एक दूसरे से पूरे भारत आपस में एक दूसरे से जुड़ेगा। कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाना चाहता तो ट्रेन के माध्यम से आसानी से जा सकता था। तो इस क्रम में अब आसानी से परिवहन की भी व्यवस्था होगी। पहले तो उन्होंने कम्युनिकेट करने की व्यवस्था करी, जो कि भाषा का माध्यम बनाया अंग्रेजी। दूसरा, अब एक दूसरे को जोड़ने के लिए उन्होंने क्या चलवाई, भारत में रेलगाड़ी चलवाया। तो इस तरह से पूरे भारत की कनेक्टिविटी होगी, है ना। पूरे भारत में रेल के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से, रेल परिवहन के माध्यम से आप कहीं पर भी एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते हैं, ताकि उनकी व्यवस्था और भी मजबूत हो पाए। थोड़ा देखते हैं और भी। देखिए, इसमें जो आप लोगों से प्रश्न बनेगा, जितना भी हम लोग तक पढ़े, इसमें जो प्रश्न किस तरह से बन सकता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न बनेगा कि मुख्य रूप से जो ये प्रश्न बन सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य रूप से कितने चरण है? 3 चरण है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण है? 3। अगर प्रथम चरण की बात करेगा तो प्रथम चरण 1885 से कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 बंगाल विभाजन तक जो आता है, ये प्रथम चरण आता है, जिसको हम लोग उदारवादी चरण के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे बात किया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण मुख्य रूप से जो शामिल है वो कब से कब तक, तो हम लोग आंसर करेंगे 1905 से लेकर 1920। हालांकि अलग अलग बुक में कहीं 1915 भी दिया है, सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। द्वितीय चरण जो है उग्रवादी दल, उग्रवादी संगठन जिसमें स्थापना होगा, द्वितीय चरण आएगा 1905 से लेकर 1920 तक। जब तक कि गांधी जी की भूमिका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका ना हो जाए, जन आंदोलन ना हो जाए, यानी असहयोग आंदोलन ना हो जाए, तब तक ये जो है दूसरा चरण यानी उग्रवादी। और तीसरा चरण जो है 1920 से लेकर 1947 ईस्वी तक, जब तक कि देश आजाद नहीं हो जाता है, तब तक जो है ये तीसरा चरण जो है वो गांधी युग के नाम से जानते थे। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य रूप से कितने चरण हो गए? 3 चरण हो गए। तो एक प्रश्न दूसरा जो बनेगा कि द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्थापना कब होती है? 1599 में। स्थापना कहां पर होती है?
लंदन में स्थापना होती है। और अगर आप लोग से प्रश्न पूछा जाए कंपनी, वही लंदन की कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, जो भी हो, ये पूरा डिटेल, ये भारत में किस वर्ष आई थी, यानी कि वो पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापार करने के उद्देश्य से किस वर्ष आई थी, तो 31 दिसंबर 1600 को। तो अगला इसमें प्रश्न जो बनेगा कि पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों का व्यापार का अधिकार दिया गया किनके द्वारा, तो इंग्लैंड की जो तत्कालीन महारानी थी जिसका नाम है एलिजाबेथ, इन्होंने 15 वर्षों के साथ में व्यापार करने का अधिकार देकर पूर्वी देशों के साथ भेजा था। कितने वर्षों का व्यापार करने का अधिकार, 15 वर्षों का व्यापार। और जब व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए, तो व्यापार करने का मतलब है युद्ध थोड़ी करना, व्यापार करने का मतलब व्यापार करना। लेकिन वो जब यहाँ पर आकर के युद्ध किया तो दो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। एक तो हुआ था पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ, तो हम लोग आंसर करेंगे 23 जून 1757 को। दूसरा प्रश्न आता है पलासी के युद्ध में, पलासी जो क्षेत्र है ये किस राज्य के अंदर है, पलासी बंगाल के क्षेत्र में है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 किसके किसके बीच हुआ, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाया था वो मीर जाफर ने निभाया था। इसी मीर जाफर के गद्दारी के कारण सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी, है ना। सबसे बड़ी भूमिका किनका था, मीर जाफर का। मीर जाफर की गद्दारी के कारण ही सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव इसके बाद बंगाल के प्रथम गवर्नर भी बने थे। यहाँ से भी प्रश्न आता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। और ये तो हो गया पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को। उसके बाद होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। अगर प्रश्न पूछा जाए बक्सर का युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि कब होती है, 1765 में। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व किया था। दूसरा इसी में प्रश्न आएगा, 1757 से 1857 ईस्वी तक भारत में पूरी तरह से शासन व्यवस्था स्थापित कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने। तो इस 100 वर्षों में कई विद्रोह हुए, कई आंदोलन हुए, जिसमें से कि सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई है तो वो है 1857 का सिपाही विद्रोह। अगला जो प्रश्न आप लोग से पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी सरकार के यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया गया किस वर्ष, 1835। लॉर्ड मैकाले आयोग के सिफारिश पर ही भारत में अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया गया, कब, 1835 में। इसी में अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोग से कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो चलाई गई 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में, और इस रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। कितनी दूरी तय किया था, 34 किलोमीटर, है ना। और भारत में पहली बार जो रेलगाड़ी चलाने का श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई। यहाँ तक तो आज हम लोग देख लिए। अगले क्लास में भारत के अंदर में कई क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल होगा, क्षेत्रीय दल संगठन बनाया जाएगा, उसके बारे में देखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे।